नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज पॉलिटी सीरीज का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग आर्टिकल नंबर 21 और ये सबसे अहम आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में। और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर मैं आपको पहले ही बता दूं इसको शुरू करने से पहले कि अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से सारे राइट्स हटा दें, सारे फंडामेंटल राइट्स हटा दें और सिर्फ ये इकलौता एक फंडामेंटल राइट रखें, तो भी ये इतना जबरदस्त है कि जुडिशरी अपनी क्रिएटिविटी से हमें वो बाकी के सारे राइट्स भी इसी के थ्रू मिल सकती है, दे सकती है। राइट? तो आइए इसके बारे में समझेंगे। और बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही प्यारा है और कॉन्सेप्ट बहुत इसका अच्छा है। तो आइए जरा इसको शुरू करते हैं। इससे पहले आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और कुछ नहीं। सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसकी बात करता है, या फिर शॉर्ट में कहें तो ये राइट टू लाइफ है। इसका मतलब है राइट टू लाइफ। अब देखिए क्या कहता है, जरा समझिए। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव। नो पर्सन का मतलब ये हुआ कि सिटीजन्स प्लस एलियंस दोनों पे अप्लाई होगा। शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। इस स्टेटमेंट से दो चीजें हमें सीखने को मिलती है। पहला कि ये सिटीजन और एलियन दोनों पे अप्लाई होगा। दूसरा, ये एक एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, नॉट एन एब्सोल्यूट लॉ। ये एक एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, हरगिज भी नहीं है। सो राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, राइट, तो आपके राइट टू लाइफ पे कोई थ्रेट नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ये कहता है, इसके कहने का मतलब ये है कि एक तो ये एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। दूसरा यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ब्रेक किया जाता है तो फिर राइट टू लाइफ छीना जा सकता है उस व्यक्ति से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा मर्डर कर दिया, ठीक। अगर आपने मेरा मर्डर कर दिया तो आपने मुझसे मेरा राइट टू लाइफ छीन लिया, जिसका संविधान आपको कोई अधिकार नहीं देता। तो अब आपसे भी आपका राइट टू लाइफ छीन लिया जाएगा, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ के हिसाब से। अब ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ क्या है, इसको क्यों लिया गया और इसकी अहमियत क्या है, इसको हम लोग देखेंगे जरा डिटेल में आगे चल के। यहां पे ये भी आप समझ लीजिए कि लाइफ या जिंदगी जीना मात्र सांस लेना भर नहीं है। अगर आपको राइट टू लाइफ है तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनल डिग्निटी, आपकी पर्सनल फ्रीडम, आपकी लिबर्टी आपसे कोई छीन नहीं सकता। और यही जुडिशरी ने अपने विंग्स को एक्सपैंड किया और इस क्रिएटिविटी, जुडिशियल क्रिएटिविटी को दिखाते हुए यहां पे राइट टू लाइफ में बहुत सारे इन्फर्ड राइट्स, यहां से मिले हुए राइट्स बढ़ा के दिए। और इनमें से जो इन्फर्ड राइट्स थे उनमें से कुछ है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है उसे ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। किसी की डिग्निटी पे आप आंच आने नहीं दे सकते, संविधान उसकी डिग्निटी की रक्षा करेगा। डिसेंट एनवायरमेंट, जी हां, डिसेंट एनवायरमेंट होना भी जरूरी है। आप देखिए आईपीसी 107 लगती है। 107 का मतलब है शांति भंग करना। अगर इंडियन पीनल कोड 107 आप पे लगा है, इसका मतलब आप शांति भंग कर रहे हैं, आप एक सोसाइटी का जो डिसेंट माहौल है उसको खराब कर रहे हैं। तो राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट भी राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है। राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका के लिए भी राइट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उस ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं तो एज ए टीचर का ही एग्जाम्पल लूंगा। उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्लॉज में ये लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, मान लीजिए कि अगर मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा
तो छोड़ने के बाद 9 महीने तक मैं कहीं और काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो यार मैं तो फुल्ली डिप्राइव्ड हो गया राइट टू लाइवलीहुड से, है ना। मैं तो लाइवलीहुड से डिप्राइव हो गया ना, मेरी तो आजीविका छिन गई 9 महीने के लिए, अब मैं जीऊंगा कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा, मेरी रक्षा करेगा इस मामले में, राइट टू लाइवलीहुड। तो इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आप देखेंगे तो उसमें कभी ये नहीं होता, और होता भी है तो सुप्रीम कोर्ट इसको मानता नहीं है। वो मोर ऑफ अ मॉरल कॉन्ट्रैक्ट है रादर देन लीगल कॉन्ट्रैक्ट। खैर, राइट टू शेल्टर, आपने देखा होगा कि हर एक सिटी में रैन बसेरा का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है। रैन बसेरा मतलब जो लोग भी जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, घर नहीं है, उनको एक रात बिताने के लिए छत दी जाती है, राइट टू शेल्टर, उसी को रैन बसेरा होम्स कहते हैं। राइट टू प्राइवेसी, जी हां, आपने अभी देखा होगा पेगासस का मामला बहुत चला था, है ना। पेगासस काफी न्यूज में था ये सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि ये बेसिकली एक स्पाईवेयर है, जो कि अगर किसी के भी मोबाइल में पाया जाता है तो उसकी सारी डिटेल्स, मैसेजेस ट्रैक की जा सकती हैं। और ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि इंडिया से 50 लोगों के नाम थे जिनके ऊपर पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज किया गया था। ये इजराइल की एक कंपनी है जो कि बना के बेचती है स्पाईवेयर को, और ऐसा है कि ये सिर्फ सॉवरेन नेशंस को सेल करती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर इस बार ये इल्जाम लगा था। तो ये राइट टू प्राइवेसी को भंग करना है, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। राइट टू हेल्थ, फिट इंडिया मूवमेंट ये राइट टू हेल्थ को ही मतलब उसी के अंडर में फिटनेस को प्रमोट करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट इंडिया में चल रहा है। राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, ये एक ऐसा राइट है जो कि दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और अपनी जुडिशियल क्रिएटिविटी के माध्यम से उसने ऐसा बढ़ा के कहा है, लेकिन एज ऑफ वी आर स्पीकिंग 2021 जुलाई 2021 4.5 करोड़ केसेस हमारे देश में पेंडिंग है। तो स्पीडी ट्रायल ये वाला थोड़ा सा हम कहेंगे कि ये अभी तक नहीं पहुंच पाए, कुछ ऐसा है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, जी हां, जब मैं आपको आर्टिकल 19 पढ़ा रहा था तो आर्टिकल 19 के अंदर हमने देखा था कि राइट टू मूवमेंट है विद इन द टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, ऐसे संविधान में आपको ये इजाजत दी गई है ना। तो ये इंटरनल माइग्रेशन के लिए अंदर अंदर आप मूव कर सकते हैं। और ये राइट टू ट्रेवल अब्रॉड ये कहता है कि आप बाहर भी जा सकते हैं। क्यों? जैसे आपको मान लीजिए कोई काम है, कोई जॉब लगी आपकी, तो आपकी आजीविका उस जॉब से है। अब आपको जब अपना जीविकोपार्जन करना है तो आप बाहर ट्रेवल करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए हवाई आइलैंड्स में जाके काम करना है, तो फिर आपको ट्रेवल तो करना पड़ेगा। तो ये राइट आपको राइट टू लाइफ में मिलता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आपको जेल में अकेला नहीं डाल, जब तक ये ना सिद्ध हो जाए कि आप एक साइकोपैथ हैं, और जेल में रहने वाले अपराधियों को भी आपसे अगर खतरा है तो ही आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, राइट टू मैरी, ये रिसेंटली ऐड किया गया, इसकी भी स्टोरी हम लोग देखेंगे आगे चल के कि ये राइट टू मैरी कैसे और क्यों इन्वॉल्व किया गया। तो खैर, हर एक राइट को हमने देखा, इन्फर्ड राइट्स, ये आपके बहुत सारे राइट्स यहां पे टोटल मिलते हैं राइट टू लाइफ के अंडर ही। चलिए अब जरा हम लोग राइट टू लाइफ के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लें। देखिए, ये इन्फर्ड राइट्स है, मतलब कि अगर आर्टिकल 21 हमारे संविधान में है तो ये राइट्स तो गारंटीड है कि ये भी साथ के साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड फंडामेंटल राइट है, मोस्ट इवॉल्व्ड फंडामेंटल राइट इसे हम कहेंगे, क्योंकि जुडिशरी ने इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, इसके डोमेन को, और बहुत ज्यादा इंक्लूड, मतलब बहुत सारे राइट्स को इसमें फर्दर इंक्लूड कर लिया जो हमने देखे यहां पे। इसको फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स कहने का मतलब, इवन इफ अगर सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स एब्सेंट हो और आर्टिकल 21 से प्रेजेंट हो, तो भी जुडिशरी
इंडिपेंडेंट है, लिबरल है, तो वो बाकी सारे राइट्स इसके अंडर प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त राइट है ना। और इसकी वजह से एब्सोल्यूट पीस, ट्रैंक्विलिटी सोसाइटी में आती है। ये अगर इस राइट की पालना होती है तो सोसाइटी एकदम तरीके से, तसल्ली से, पीसफुली रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। अब ये क्या है जरा देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, आपने मेरा मर्डर कर दिया, ठीक है, आपने मुझे मार दिया। अब अगर आपने मुझे मार दिया तो इसका मतलब है आपने मुझसे अनलॉफुली, है ना, ये नियमानुसार तो नहीं है, अनलॉफुली मुझसे मेरे जीने का अधिकार छीन लिया। अगर आपने मुझसे मेरे जीने का अधिकार छीन लिया तो आप इस सोसाइटी के पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि मर्डर ऑफ अ पर्सन इज नॉट मर्डर ऑफ अ पर्सन, इट इज मर्डर ऑफ अ सोसाइटी, है ना। रेप टू अ पर्सन इज नॉट रेप टू दैट पर्सन ओनली, इट इज रेप ऑफ द सोसाइटी। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ क्या कहता है कि जब भी ऐसा होता है कि अब आपसे राइट टू लाइफ छीना जा रहा है लॉ द्वारा, एग्जीक्यूटिव द्वारा, है ना, जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो लॉ इंप्लीमेंट करवाने वाली बॉडी है, अगर एग्जीक्यूटिव द्वारा आपसे आपका राइट टू लाइफ छीना जा रहा है तो जुडिशरी के पास आप पहुंचे तो जुडिशरी 3 टेस्ट करेगी, और ये तीनों टेस्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ के हिसाब से। पहला टेस्ट क्या है, एक कोई परफेक्ट लॉ होना चाहिए जो कि इंटरफेरेंस बता रहा हो पर्सन की लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी के साथ। ठीक है, एक लॉ ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरफेरेंस बता रहा हो पर्सनल लॉ एंड उसकी पर्सन की लाइफ एंड उसकी डिग्निटी के साथ। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसके बारे में कैसे हम लोग देखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा मर्डर किया, हाँ जी, एक लॉ है आईपीसी 302, आईपीसी इंडियन पीनल कोड की धारा 302 सेक्शन 302 आर्टिकल 302 आईपीसी, ये कहता है कि अगर मर्डर हुआ है तो उस पर्सन को बुक किया जाए, मतलब एक लॉ जस्टिफाइंग है। ठीक है, जिससे कि किसी भी पर्सन की लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी को किसी ग्राउंड्स पे वापस लिया जा रहा है। चोरी होती है, फ्रॉड किया है, आईपीसी 420 ये धारा लगेगी, तो ये एक वैलिड लॉ, मतलब ये लॉ है, एग्जिस्ट करता है। दूसरा, लॉ मस्ट बी वैलिड, वैलिड होना चाहिए लॉ। इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए, आईटी लॉ 2000 में आए हमारे भारत में, उसमें 66A ऐड किया गया 2008 में। अब 66A क्या है कि अगर आप किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा ट्वीट कर दिए, आप कुछ ऐसा लिख दिए, आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैब किसी का भी यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से आपने कुछ ऐसा लिखा जिसने पब्लिक को अनॉयंस क्रिएट किया, देन यू विल बी बुक्ड। ठीक है, देन यू विल बी बुक्ड। किसके अंडर आपको बुक किया जाएगा? अंडर आर्टिकल 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला पहुंचा था, श्रेया सिंगल केस, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। हुआ ये था, मामला ये था कि शाहीन गर्दा एक रहने वाली थी मुंबई की महिला, इन्होंने जब शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे उनका देहांत हुआ तो पूरा महाराष्ट्र बंद किया गया था। तो उस पे उन्होंने लिखा था कि ये कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी नहीं है कि इनके लिए महाराष्ट्र बंद करवाया जाए। और उसकी एक फ्रेंड भी थी, उसने उसको लाइक किया था, तो दोनों को 66A के अंदर बुक किया गया। बाद में ये मामला उठा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि सच्चाई जो है
वो हमेशा कड़वी ही होगी और वो किसी ना किसी को अनॉय करेगी, है ना। ऐसे ही पौंडीचेरी के एक बिजनेसमैन ने कार्ति चिदम्बरम, उस समय के पी चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके बेटे के बारे में ये कहा था कि जब से पी चिदम्बरम पावर में आए हैं तब से कार्ति चिदम्बरम की वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है और वो उनके सोर्सेज से, मतलब इनकम सोर्सेज से मैच नहीं करती। तो अगेन दैट पर्सन वाज बुक्ड अंडर 66A। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये बताता है कि लॉ वैलिड भी होना चाहिए। अगर आपको आज कोई बुक करता है 66A के अंदर, तो प्रोसीजर आप पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड फिर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि हमारे 21 आर्टिकल में गारंटीड है कि जब तक ये फॉलो हो रहा है तब तक आपसे आपका राइट टू लाइफ छीना नहीं जाएगा। तो देखा जाएगा कि यार यहां पे देखिए वैलिड लॉ नहीं है, देन स्ट्रक डाउन, आपको फ्री छोड़ देगा सुप्रीम कोर्ट। गॉट इट? ये कहानी है। तीसरा और अहम टेस्ट, द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड। जैसे कि एक रूल है कि आपकी गिरफ्तारी होने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाना जरूरी है। अगर ये फॉलो नहीं हुआ है, देन अगेन आपको छोड़ा जा सकता है। दिस इज नॉट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, है ना। तो इसके अगेंस्ट अगर कोई गया है तो फिर राइट टू लाइफ स्नैच नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अगर कोई महिला कॉन्विक्ट हैं तो उनको गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस का होना जरूरी है। 6 बजे बाद महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इन्हीं कारणों से ये कहता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर ऐसा है, अगर ये तीनों चीजें हुई हैं तो ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ फॉलो हुआ है और उस पर्सन की गिरफ्तारी बनती है। ठीक, चलिए, ये अलग है यूएसए से। यूएसए में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यूएसए फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अच्छा, अगर यहां पे देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव के टिरनी से, ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ है, इसकी वजह से प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द टिरनी ऑफ लॉ इंप्लीमेंटर्स, या हम बोले एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है उनके टिरनी से, उनके डिक्टेटरशिप से हमें बचाता है। अदरवाइज कल को कोई भी आपको पकड़ के ले जाए, जेल में बंद कर दे, ये सही तो नहीं है ना। तो इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द टिरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव। यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, यानी कि ये तीनों टेस्ट तो होंगे। जुडिशियरी एक चौथा टेस्ट भी करता है, वो है द कोर्ट विल एग्जामिन अ लॉ टू इंश्योर इफ इट इज ए जस्ट लॉ। राइट, कहने का मतलब, अगर यूएसए में राइट टू लाइफ छीना जा रहा है किसी पर्सन से, तो पहले चेक किया जाएगा कि कोई उस ऐसा लॉ है जो कि उस पर्सन की लाइफ और पर्सनल डिग्निटी को रिमूव करने के लिए बाध्य हो। ठीक है, हो गया। वैलिड लॉ होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड, ये हम देख चुके। चौथा है, फोर्थली क्या कहता है कि कोर्ट ये चेक करेगा कि ये जस्ट लॉ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसका ब्यूटीफुल केस है लॉरेंस वर्सेस टेक्सास। लॉरेंस वर्सेस टेक्सास केस 2003। इसमें था, इससे पहले टेक्सास में एक रूल था कि इफ देयर आर 2 persons which are homosexuals, homosexuals means LGBTQ community को belong करते थे, they were basically lesbian or gay, so LGBTQ community को belong करते हैं, and उनके अगेंस्ट था कि they cannot indulge in sexual intercourse, they cannot indulge in sexual intercourse, ये रूल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे चेक किया कि ओके, आप किसी को
किसी के बेडरूम में कैसे घुस सकते हैं? हाउ कैन यू गेट इनटू द बेडरूम ऑफ समवन? बिकॉज इफ टू पीपल आर होमोसेक्सुअल्स, और अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड हैं, तो वो अपने बेडरूम के चार दीवारी के अंदर ऐसा कर रहे हैं। तो हाउ कैन यू एंटर द बेडरूम ऑफ ए पर्सन? क्योंकि ये तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, ये तो राइट टू प्राइवेसी का क्लियर वायलेशन है। तो इसीलिए ये लॉ वैलिड नहीं है, जस्ट लॉ नहीं है, इस लॉ को स्ट्रक कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि, और इसकी वजह से जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ बनाता है, समझिए, जो लेजिस्लेचर है उसकी टिरनी को प्रिवेंट करता है। देखिए, यहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों की टिरनी से बचाता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव की टिरनी से बचाता है, क्योंकि यहां पे कहीं भी ये नहीं मेंशन्ड है कि जस्ट लॉ की बात हुई ही नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। यहां पे जस्ट लॉ की बात होती है कि वो लॉ जस्ट है या नहीं, जस्ट का मतलब वो लॉ जस्टिफाइड है या नहीं, वो जस्टिस देगा या नहीं, है ना। तो ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेजिस्लेचर को भी बाध्य करता है, उसको भी बाइंड करता है कि लेजिस्लेचर ऐसा लॉ ना बनाए जो कि अनजस्ट हो, सोसाइटी के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए सही ना हो। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब भारत में क्या है कि हम लोग ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ फॉलो करते थे, लेकिन अब हम लोग भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ आ चुके हैं। जी हां, और ये जर्नी कैसी रही और कितना स्ट्रगलफुल था, जरा उस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, शुरुआत में जो हमारी जुडिशियरी थी वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट को फॉलो करती है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट को फॉलो करती है, मतलब खुद को थोड़ा सा रोक के रखना, जुडिशियल रिस्ट्रेंट से अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म में आ चुकी है। अब ये जुडिशियली एक्टिव हो चुकी है हमारी जुडिशियरी, ठीक है, एक्टिविज्म। तो पहले जुडिशियल रिस्ट्रेंट, खुद को रोक के रखना, बाय वर्ड फॉलो करना। अब जुडिशियल एक्टिविज्म की उसको इन डेप्थ रिलेशन क्या है उसको देख के चलना। तो आइए देखिए जर्नी कैसी रही। शुरुआत A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इस केस में 1950 में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था नो इंटरवेंशन विद द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर क्या लॉ बनाता है हमें उससे मतलब नहीं है, हम फॉलो करते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। इंडिया के, भारत के इतिहास में सबसे नोटोरियस केस एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला, 1976। दौर था इमरजेंसी का, पूरे भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको मेयर सस्पिशन के बेसिस पे, सिर्फ उन पे शक होता था तो उसी के गुंजाइश पे उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था, बुक कर दिया जाता था, राइट। तो यही एक केस उसमें निकल के आया, और ऐसा हुआ तो एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला 1976, 5 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में। मामला पहुंचा कि ऐसे कैसे किसी को आप रख सकते हैं, ये तो फंडामेंटल राइट टू लाइफ, फंडामेंटल जो राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट है, इसका बारिंग है, इससे किसी को भी डिनाई किया जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट में 5 में से 4 जजेस ने कहा कि इमरजेंसी में ये लागू होगा और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाई। यानी कि यहां पे भी लेजिस्लेचर का ही है इमरजेंसी, उसमें कोई, उसके अंदर हम लोग कोई भी अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। 5 में से 1 जज, जस्टिस खन्ना, इन्होंने कहा कि नहीं, राइट टू लाइफ इतना सुप्रीम है कि ये इमरजेंसी और सबसे कहीं ऊपर जाता है। लेकिन क्योंकि इनका ओपिनियन माइनॉरिटी था, इसीलिए रूलिंग यही थी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ को फॉलो किया जाएगा, एंड
सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली रेट निकालता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को हाजिर करना होता है सामने गिरफ्तारी के बाद, तो वो भी नल एंड वॉइड बता दिया गया था इस एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला। लेकिन उसके 2 साल बाद ही बहुत ही ब्यूटीफुल इंसिडेंस हुआ, और यहां पे 1978 में सबसे पहले हमारी जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया और एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल फैसला दिया, जो कि है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। इसमें हुआ यह था, मेनका गांधी को विदेश जाने से रोका गया था, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ आप जो बना रहे हो ये रीजनेबल होना चाहिए बंधु। लॉ जो भी बनाया जा रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो कि सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो। यूं ही नहीं कुछ भी लॉ बनाया जा सकता है ना, यूं ही नहीं कुछ भी लॉ बनाया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि लॉ का जस्ट होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका जस्ट होना जरूरी है। जस्ट का मतलब है कि रीजनेबल का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इक्वालिटी की तो बात ही नहीं पैदा होती है ना। तो यहां पे सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि अब हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसेस जो है ये राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, जस्टिस से भरा होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और साथ के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? ये किसी भी संविधान में लिखे नहीं है, लेकिन हर एक संविधान में का एसेंस ये होते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ये एसेंस है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? नोबडी शैल बी सेंटेंस्ड विदाउट बियरिंग हर्ड। बिना सुनवाई के किसी को भी जेल नहीं भेजा जाएगा। एक्स पार्टे का मतलब बिना सुनवाई के आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, आपका भी पक्ष सुना जाएगा। नो पर्सन शैल बी द जज ऑफ देयर ओन केस। आप ही जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाए ये नहीं हो सकता। अगर आप पे कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उसके जज नहीं हो सकते, आप दूसरा कोई जज बनेगा। बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इससे एक्सक्लूड कर दिया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ऐसा, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के क्या रीजंस थे ये हम लोग जुडिशरी चैप्टर में देखेंगे, है ना। बहरहाल सीजेआई इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिन्हें इससे इंक्लूड किया गया है इस क्लॉज से। अथॉरिटी शैल एक्ट बोनाफाइडे। बोनाफाइडे का मतलब इन गुड फेथ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदूज को लेके बायसनेस है और हिंदूज के अगेंस्ट लॉ बने, या मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई लॉ बने, बायसनेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अथॉरिटी जो है, जो लेजिस्लेटिव है, वो लॉ ऐसे बनाए जो कि गुड फेथ में हो, प्रीजुडिसेस नहीं होने चाहिए। और यही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिससे कि अब हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ को फॉलो करते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो ये चेक किया जाएगा, अगर किसी पर्सन से उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी छीनना है तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि कोई ऐसा लॉ है या नहीं जो कि इस चीज को करने की इजाजत देता है। ठीक है, चेक हो गया, आगे चलो। ये वैलिड है या नहीं है? वैलिड होना चाहिए। तीसरा, जो प्रोसीजर है वो करेक्टली प्रोसेस सारे फॉलो हुए या नहीं है? हुए हैं। चौथा टेस्ट इसमें ये आ जाता है कि वो जस्ट लॉ है या नहीं। और लॉ को जस्ट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अपनी रूलिंग में 1978 में कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, जिससे कि जो अथॉरिटी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी, जो लेजिस्लेचर है, वो हमेशा इट मस्ट एक्ट इन बोना फाइडे।
इसका कोई प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए, मन में पूर्व भावना नहीं होनी चाहिए, उसको लेके किसी के खिलाफ नियम ना बने, वही ज्यादा बेहतर है। खैर, तो सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस बोजोनाथ गांगुली 1984 का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा था, 1984 में भी रिपीट किया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर फाउंड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेचर को इन सारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होगा। तो अब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ को फॉलो करते हैं, यू कैन से सिंस 1978, एक तरीके से वही लैंडमार्क रूलिंग थी, वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का। सो आई होप इसमें आपको बहुत मजा आया हो, समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे इसका पार्ट 2, आर्टिकल 21 का पार्ट 2। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, इसीलिए इसको कंसाइज करके बनाया है। और उस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से राइट टू डेथ भी इसके अंदर आता है, कि यूथनेशिया क्या है और उसके नियम क्या हैं, और जो पर्सनल विल है वो क्या होती है, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारी पहल को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।